स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। स्टूडेंट्स न्यूज़पेपर का जो डिस्कशन है उसको स्टार्ट करने से पहले प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे और प्रीलिम्स के रिगार्डिंग में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है प्रीलिम्स के जो फैक्ट्स हैं हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल हैं, तो वहाँ से भी आप इनको रीड कर सकते हो। क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड है। क्वेश्चन के अंदर पूछा गया कि फ्रीडम मूवमेंट के दौरान में जो अभिनव भारत आपको देखने के लिए मिलता है, तो ये जो अभिनव भारत है वो किस चीज़ से रिलेटेड है? क्या कोई न्यूज़पेपर हुआ करता था स्टूडेंट्स अभिनव भारत के नेम का? तो आपको देखिए कि न्यूज़पेपर आपको नहीं देखने के लिए मिलता है। क्या कोई सोशल रिफॉर्म मूवमेंट हुआ करता था अभिनव भारत के नेम के रिगार्डिंग में? तो वो भी आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। और स्टूडेंट सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में आपको कोई ट्राइबल अपराइजिंग है वो भी नहीं देखने के लिए मिलता है अभिनव भारत के पर्सपेक्टिव से। अगर हम राइट आंसर के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो स्टूडेंट्स ये एक सीक्रेट सोसाइटी है जो रिवॉल्यूशनरी पर्सन्स के रिगार्डिंग में आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि जो अभिनव भारत है उसको 1904 के समय में हमारे जो वी.डी. सावरकर साहब हैं उनके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। वी.डी. सावरकर के द्वारा इससे अर्लियर फेज के अंदर भी आपको कुछ सीक्रेट सोसाइटी है वो देखने के लिए मिलती हैं, जिसको कि हम यहाँ पे मित्र मेला के रूप से जानते हैं। आप देखिए कि जो मित्रा मेला है उसको भी इनके द्वारा ही स्टार्ट किया गया था अभिनव भारत से अर्लियर फेज के अंदर में। पुणे के अंदर में जो अभिनव भारत है उसको स्टार्ट किया गया। आप देखिए कि इनके द्वारा जो रिवॉल्यूशनरी आइडियाज़ हैं उनको प्रमोट किया जाता था। वी.डी. सावरकर के जो रिवॉल्यूशनरी आइडियाज़ हैं उसी से इन्फ्लुएंस के रिगार्डिंग में आप देखिए कि 1909 के समय में हमारे जहाँ पे एक रिवॉल्यूशनरी पर्सन हुआ करते थे मदनलाल ढींगरा। मदनलाल ढींगरा के द्वारा एक असैसिनेशन का जो अटेम्प्ट है उसको कैरी आउट किया गया था लंदन के अंदर में 1909 के समय में। स्टूडेंट्स वी.डी. सावरकर के द्वारा अभिनव भारत को स्टार्ट किया गया। किससे वो इंस्पायर होकर उनके द्वारा स्टार्ट किया गया? इटली के एक लीडर हैं मजीनी, उनसे इंस्पायर होकर इनके द्वारा इस अभिनव भारत है उसको स्टार्ट किया गया था। आप देखिए इसके लेटर फेज के अंदर में वो लंदन के लिए माइग्रेट करेंगे। लंदन के अंदर में इंडियन हाउस हुआ करता था जो किसके द्वारा चलाया जाता था? इंडियन हाउस लंदन के अंदर में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। स्टूडेंट्स इंडियन हाउस के अंदर भी इनके द्वारा अपने जो आइडियाज़ हैं उनको प्रमोट किया गया इंडियन हाउस के अंदर भी। आपके लिए यहाँ पे एक होमवर्क है। होमवर्क आपके लिए ये है स्टूडेंट्स कि जो इंडियन हाउस है वो आपको लंदन के अंदर देखने के लिए मिलता है, श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा स्टार्ट किया गया। आपको यहाँ पे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है यूनाइटेड इंडियन हाउस के बारे में कि जो यूनाइटेड इंडियन हाउस है वो कहाँ से कहाँ पे उसको स्टार्ट किया गया था, क्या ये गदर पार्टी से रिलेटेड है, किस पर्सन के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको कहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो यूनाइटेड इंडियन हाउस के पर्सपेक्टिव से आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। प्रीलिम्स के कुछ फैक्ट्स हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स आप देखिए कि प्रीलिम्स के फैक्ट के अंदर में एंशिएंट पोर्ट्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया गया है। क्या स्टूडेंट्स एंशिएंट पोर्ट्स के रिगार्डिंग में जो क्वेश्चन है वो आपको देखने के लिए मिलता है प्रीलिम्स के पेपर के अंदर में? तो आप देखिए कि प्रीलिम्स 2023 के अंदर ही एक एंशिएंट पोर्ट है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था। कोरकई नाम का जो पोर्ट है उसके पर्सपेक्टिव से आपको एक क्वेश्चन है वो देखने के लिए मिलेगा प्रीलिम्स 2023 के अंदर में। तो स्टूडेंट फर्स्ट पोर्ट है यहाँ पे लोथल के बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के पर्सपेक्टिव से ये जो पोर्ट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। इंपॉर्टेंट जो ट्रेडिंग सेंटर हुआ करता था कहाँ पे ये सिचुएटेड था? गुजरात के अंदर ये सिचुएटेड था। जो वेस्टर्न पार्ट का जो सोसाइटीज़ हैं अरेबियन सी का जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ का जो सोसाइटीज़ है उसके थ्रू जो कनेक्टिविटी है वो आपको इस लोथल का जो पोर्ट है उसके थ्रू देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि जो कॉपर जो इंडिया के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है उसका जो एक्सपोर्ट है वो भी कैरी किया जाता था इस लोथल का जो पोर्ट है उसके थ्रू में। स्टूडेंट्स जब भी हम कॉपर के बारे में रीड करते हैं तो कॉपर का जो माइनिंग है, जो रॉ मटेरियल का एक्सट्रैक्शन कहाँ से किया जाता था उसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। आप देखिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो भी वहाँ पे मिनरल्स देखने के लिए मिलते थे उनका जो सोर्स है वो कहाँ पे हुआ करता था। तो कॉपर का जो माइनिंग है वो प्रेजेंट समय में भी आपको कहाँ पे देखने के लिए मिलेगा? राजस्थान के अंदर में। आप देखिए कि राजस्थान के अंदर एक जगह है खेतड़ी नाम की एक जगह है जो कि आपको शेखावटी का जो रीजन है, सीकर के आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको शेखावटी के रीजन के रूप से जाना जाता है। तो आप देखिए कि जो शेखावटी का रीजन है वहाँ पे आपको जो खेतड़ी माइंस है वो देखने के लिए मिलती हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय एक और सोर्स वहाँ पे हुआ करता था, गणेसर नाम की एक जगह है, वहीं आपको जो शेखावटी के रीजन के अंदर ही देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए कि गणेसर नाम की जो जगह है, खेतड़ी का जो माइंस है वहाँ पे जो कॉपर है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता था और उसी का जो एक्सपोर्ट है आपको इसको लोथल पोर्ट के थ्रू देखने के लिए मिलेगा।
नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, गुजरात के अंदर ही सिचुएटेड एक पोर्ट है जिसको कि हम यहाँ पे बेरी गाजा के नाम से जानते हैं। जो भरूच नाम का जो एरिया है उसका जो नेमिंग है वो आपको बेरी गाजा के रूप से देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि ये जो पोर्ट है गुजरात के अंदर ही सिचुएटेड है। हमारे जो अरब कंट्रीज है उनके साथ में यहाँ पे स्पाइसीज का जो ट्रेड है, रोमन एम्पायर के साथ में जो ट्रेड है वो यहीं से ही कैरी किया जाता था। नेक्स्ट आप देखिए मुजरीज नाम का पोर्ट है, कहाँ पे है? केरल के अंदर में। स्टूडेंट्स, इस मुजरीज पोर्ट को रिवाइवल के रिगार्डिंग में हमारी जो कल्चर मिनिस्ट्री है उनके द्वारा 2015-16 के समय में एक स्कीम है, एक इनिशिएटिव है, उसको भी लॉन्च किया गया था जिसको कि हम प्रोजेक्ट मौसम के नाम से जानते हैं। प्रोजेक्ट मौसम हमारी जो कल्चर मिनिस्ट्री है उनके द्वारा स्टार्ट किया गया कि एंशिएंट समय में जो अरब के जो ट्रेडर्स हैं जो आया करते थे मानसून विंड्स के थ्रू में इंडिया के लिए माइग्रेट करते थे। अब देखिए कि मानसून विंड्स के बारे में हमने रीड किया है। मानसून विंड्स इस तरीके से फ्लो किया करती हैं, साउथ वेस्ट मानसून का हमारे यहाँ पे, तो उसी विंड्स के थ्रू में आपको जो काफ़ी सारे जो अरब ट्रेडर्स हैं उनका मूवमेंट आपको देखने के लिए मिलता है। तो स्टूडेंट्स, इसी वजह से प्रोजेक्ट मौसम है उसको स्टार्ट किया गया कि जो मानसून वर्ड के साथ में कनेक्टिविटी आपको देखने के लिए मिलेगा। मुजरीज नाम का जो पोर्ट है कहाँ पे है? केरल के अंदर में है। संगम लिटरेचर के अंदर भी इसका मेंशन है। संगम बेसिकली क्या है? संगम जो वर्ड है डेट मीन्स असेंबली है। 3 संगम आपको देखने के लिए मिलती हैं। मदुरई के अंदर उनको ऑर्गेनाइज करवाया गया था संगम को। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आप देखिए कि कोरकई नाम का पोर्ट है जो प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। पांड्याज किंगडम के अंडर में तमिलनाडु के अंदर ही आपको देखने के लिए मिलता है। फिशरीज का जो एक्टिविटी है उसके पर्सपेक्टिव से भी एक इंपॉर्टेंट सेंटर आपको देखने के लिए मिलेगा और संगम का जो लिटरेचर है उसके अंदर में इसके अंदर मेंशन किया गया है। एक और तमिलनाडु के अंदर पोर्ट है पुहार नाम का जो पोर्ट है जो कावेरी के माउथ के ऊपर आपको देखने के लिए मिलता है कि जो कावेरी का जो माउथ का जो रीजन है वहाँ पे आपको जो पुहार का जो प्रेजेंस है, पुहार पोर्ट है, वो आपको देखने के लिए मिलेगा। चोला एम्पायर के पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है। और आप देखिए कि जो शिलापादिक्रम नाम का जो किताब है उसके अंदर भी इसके बारे में मेंशन किया गया है। अब आप यहाँ पे आप देखिए कि हम सदर्न इंडिया के अंदर 3 डायनेस्टी हैं जिनके बारे में रीड करते हैं। चेरा है, चोला है और पांड्या है। आप देखिए कि चेराज का जो पोर्ट है आपको केरल के अंदर मुजरीज देखने के लिए मिलता है। चोलाज के पोर्ट के बारे में अगर हम बात करें, पुहार नाम का जो पोर्ट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा और पांड्याज का जो पोर्ट है वो यहाँ पे कोरकई नाम का जो पोर्ट है वो हुआ करता था। इन तीनों डायनेस्टीज के बारे में, तीनों एम्पायर्स के पर्सपेक्टिव से आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि उनका कैपिटल कहाँ हुआ करता था, उनका जो सिंबल है वो आपको क्या देखने के लिए मिलता है। तो आप देखिए कि प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से हमने कुछ डिस्कस किया। अब न्यूज़पेपर के रिगार्डिंग में डिस्कस करते हैं। H5N1 के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है साइंस के पेज के ऊपर में। क्या बर्ड फ्लू यहाँ पे एक नेक्स्ट जो पेंडेमिक है वो क्रिएट कर सकता है, उसी के बारे में ये डिस्कस किया गया है। स्टूडेंट्स, 2006 के समय में आपको फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर में जो बर्ड फ्लू है उसका आउटब्रेक देखने के लिए मिलता है और उसके बाद में आप देखिए कि हर एक ईयर के अंदर में कहीं ना कहीं इसका आउटब्रेक है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। इसकी वजह से जो इकोनॉमी का जो लॉस है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट्स, जो बर्ड फ्लू है इसको हाई पैथोजेनिक एविएशन इन्फ्लुएंजा के रूप से भी जानते हैं। हाई पैथोजेनिक एविएशन इन्फ्लुएंजा के रूप से भी इसको जाना जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आप देखिए यहाँ पे इकोनॉमी का जो लॉस है वो आपको देखने के लिए मिलता है, बट अगर हम इसके पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें, WHO के द्वारा कुछ वार्निंग्स है उनको रिसेंटली इसके बारे में जारी किया गया है, गाइडलाइंस को रिलीज किया गया है, क्योंकि USA के अंदर में इसका जो आउटब्रेक है वो इनिशियल फेज के अंदर देखने के लिए मिला। और आप देखिए कि USA के अंदर में जो बर्ड फ्लू है उसका इम्पैक्ट देखने के लिए मिला है कैटल्स के अंदर में। तो कैटल्स के अंदर इम्पैक्ट होने की वजह से WHO के द्वारा कुछ कंसर्न्स को रेज किया गया है कि यहाँ पे एनिमल्स के अंदर भी इसका जो ट्रांसमिशन है वो देखने के लिए मिल सकता है। और आप देखिए कि एनिमल्स से ह्यूमंस के अंदर भी जो ट्रांसमिशन है वो हो सकता है। ऐसे कंसर्न्स है जो WHO के द्वारा यहाँ पे कंसर्न्स को रेज किया गया है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट, क्या ह्यूमन टू ह्यूमन यहाँ पे ट्रांसफर पॉसिबल है? इस H5N1 है जो बर्ड फ्लू है उसका ह्यूमन टू ह्यूमन जो ट्रांसमिशन है वो पॉसिबल है। प्रेजेंट समय में कोई केसेस सामने नहीं आए हैं, पर स्टूडेंट जब कोविड-19 का आउटब्रेक हुआ था तो आप देखिए कि जो कोविड-19 का आउटब्रेक है उसका जनवरी का जो मंथ हुआ करता था 2020 का, तो WHO के द्वारा डिनाई कर दिया गया था कि ह्यूमन टू ह्यूमन जो ट्रांसमिशन है वो पॉसिबल नहीं है। बट उसके लेटर फेज के अंदर में कुछ केसेज जब आपको देखने के लिए मिलेंगे ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन के, तो आप देखिए कि कोविड-19 के जो केसेज हैं वो इंक्रीज हुए उसके लेटर फेज के अंदर में। तो हो सकता है कि आने वाले समय में ये यहाँ पे H5N1 है इसके रिगार्डिंग में जो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो सके, उसी के रिगार्डिंग में कंसर्न्स को रेज किया गया WHO के द्वारा।
स्टिल कोई एविडेंस नहीं है ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन के। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे इंडिया के पर्सपेक्टिव से, तो आप देखिए कि केरल के अंदर में जो केरला के अंदर रिसेंटली आउटब्रेक है वो देखने के लिए मिला। केरल के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे, जैसे कुट्टानाड का एरिया है जो अल्लापुझू डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है, वहाँ पे आउटब्रेक देखने के लिए मिला है। 9 मिलियन के आसपास हमारा जो पोल्ट्री इंडस्ट्री के रिगार्डिंग में जो बर्ड्स हैं उनका डेथ आपको देखने के लिए मिलेगा कि उनको बेसिकली यहाँ पे उसका आउटब्रेक इंक्रीज ना हो लार्जर स्केल के रूप से, इसी वजह से उनको वहाँ पे जो डेथ है उनका देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट आप देखिए क्या इंडिया के अंदर में जो हाई जो ये पैथोजेनिक एविएशन इन्फ्लुएंजा है, एवियन इन्फ्लुएंजा है, क्या इसके रिगार्डिंग में वैक्सीनेशन है उसको अलाउ किया गया है? तो स्टूडेंट्स इंडिया के अंदर जो वैक्सीनेशन है उसका अलाउस है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलता है। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा वैक्सीनेशन को इस वजह से नहीं अलाउ किया गया कि हो सकता है कि आने वाले समय में इसका जो इम्पैक्ट है वो लार्जर स्केल के ऊपर देखने के लिए मिले, इसी वजह से इंडियन बेसिकली यहाँ पे जो साइंटिफिक कम्युनिटीज है उनके द्वारा वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है उसको अलाउ नहीं किया गया है। कलिंग का जो प्रोसेस है उसी के थ्रू में इसको कंट्रोल करने का कोशिश किया जाता है जब लार्जर स्केल के ऊपर जो बर्ड्स हैं उससे इम्पैक्टेड देखने के लिए मिलते हैं। यूएसए के अंदर में फर्स्ट टाइम कैटल्स के अंदर इसका इम्पैक्ट देखने के लिए मिला। ग्लोबल जूनोटिक जो एनिमल का यहाँ पे इसको पेंडेमिक के रूप से भी जानते हैं। आप देखिए कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि H5N1 बेसिकली क्या है, या आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा कि कौन सा ऐसा आउटब्रेक है जो बेसिकली ग्लोबल जूनेटिक एनिमल्स का जो पेंडेमिक जिसके रूप से आपको इसको जानोगे, तो आप देखिए कि H5N1 को या बर्ड फ्लू को यहाँ पे ग्लोबल जूनेटिक जो आपको जो एनिमल्स का जो पेंडेमिक है वो देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट आप बात करें अरावली के बारे में है। आप देखिए कि मोर्टेलिटी रेट भी काफ़ी ज़्यादा है H5N1 के अंदर में। मोर्टेलिटी रेट जो डेथ का जो रेट है वो भी काफ़ी हायर देखने के लिए मिला है। पोल्ट्री सेक्टर से रिलेटेड जो पर्सन है, इन्फेक्टेड जो एनिमल्स हैं उनके कांटेक्ट के अंदर में आते हैं, उनको यहाँ पे ज़्यादा आपको जो डेंजर है वो देखने के लिए मिलेगा। अरावली के बारे में डिस्कस किया गया है स्टूडेंट्स। अरावली के बारे में जब भी रेड किया जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान को बाइफर्केट करती है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान के रूप से। आप देखिए कि अरावली गुजरात से ओरिजिनेट होती है, गुजरात से इसका इनिशियल देखने के लिए मिलता है। गुजरात के बाद में राजस्थान, फिर हरियाणा और उसके बाद में दिल्ली का जो हमारा रायसीना हिल्स का जो एरिया है जहाँ पे आप देखिए कि प्रेसिडेंट हाउस है, नॉर्थ ब्लॉक एंड साउथ ब्लॉक सिचुएटेड है, वहाँ तक इसका जो एक्सटेंशन है वो आपको ओवर द ग्राउंड देखने के लिए मिलेगा। अंडर द ग्राउंड के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो जियोलॉजिस्ट के द्वारा माना जाता है कि हरिद्वार तक इसका जो अंडर द ग्राउंड एक्सटेंशन आपको देखने के लिए मिलता है, दिल्ली से हरिद्वार तक। स्टूडेंट्स हाईएस्ट पीक क्या है अरावली का, वो आपको गुरु शिखर देखने के लिए मिलता है। कहाँ पे सिचुएटेड है? राजस्थान का जो माउंट आबू नाम का जो जगह है, राजस्थान के अंदर में एक हिल स्टेशन आपको देखने के लिए मिलता है माउंट आबू। वहाँ पे देखिए कि इसका जो हाईएस्ट पीक है 722 यहाँ पे मीटर का जो हाइट है वो देखने के लिए मिलता है उस पीक का। स्टूडेंट्स अगर हम अरावली के बारे में डिस्कस करें, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि कोई भी फ्रेश माइनिंग का जो लीज है उसको रिन्यू नहीं किया जाएगा, उसको ग्रांट नहीं किया जाएगा या रिन्यू नहीं किया जाएगा यहाँ पे स्टेट्स के द्वारा, क्योंकि अरावली को प्रोटेक्ट करना है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ दिन पहले कहा गया था कि हमारा जो यहाँ पे वेस्टर्न पार्ट है, आप देखिए कि जो पाकिस्तान का एरिया है, अफगानिस्तान से जो ड्राई विंड्स आया करती हैं, जो बिल्कुल ड्राई विंड्स है उसको रोका जाता है इस अरावली के द्वारा। अगर वो ड्राई विंड्स यहाँ पे एंटर करेंगी तो आप देखिए कि हमारा जो क्रॉप है उसका भी डैमेज देखने के लिए मिलेगा। जो डेजर्टिफिकेशन आपको वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान के अंदर देखने के लिए मिलता है उसका भी जो एक्सटेंशन है वो हो सकता है अगर यहाँ पे अरावली का जो प्रेजेंस है वो ना रहे। क्या यहाँ पे ड्रॉबैक है अरावली का? ड्रॉबैक ये है स्टूडेंट्स कि हमारा जो साउथ वेस्ट मानसून है उसका जो विंड्स है उसके पैरेलल के अंदर में इसका लोकेशन होने की वजह से यहाँ पे जो मानसून का जो विंड्स हैं उसके रिगार्डिंग में कोई बैरियर है वो क्रिएट नहीं किया जाता है। बैरियर ना क्रिएट होने की वजह से आपको यहाँ पे जो कम बारिश है वो देखने के लिए मिलेगा राजस्थान का वेस्टर्न पार्ट के अंदर में, गुजरात का कुछ एरिया है वहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो फायर क्रैकर यूनिट है उसके अंदर ब्लास्ट के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया है। कहाँ पे ये हुआ है? आप देखिए कि ये जो ब्लास्ट है जो शिवकाशी नाम का एक एरिया है तमिलनाडु के अंदर में, वहाँ पे जो ब्लास्ट है वो देखने के लिए मिला। एग्जाम के पर्पज से क्या इंपॉर्टेंट है, जब भी फायर क्रैकर के बारे में डिस्कस किया जाता है तो आप देखिए अक्टूबर नवंबर के मंथ के समय में हमने काफ़ी बार इसको रीड किया है। जब भी फायर क्रैकर के बारे में डिस्कस किया जाएगा आपको ग्रीन क्रैकर्स के बारे में इंफॉर्मेशन है वो ज़रूर से होना चाहिए। आप देखिए कि जो ग्रीन क्रैकर हैं वो किसके द्वारा डेवलप किए गए थे? CSIR नाम का जो इंस्टीट्यूशन है, प्लस में जो नीरी नाम का जो इंस्टीट्यूशन है उसके द्वारा इनको बेसिकली डेवलप किया गया। और हमारा जो पेट्रोलियम का जो ऑर्गेनाइजेशन है, पेट्रोलियम जो एक्सप्लोजिव ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी रिगार्डिंग में उसके द्वारा भी इसको अप्रूवल किया गया है।
आप देखिए कि ग्रीन क्रैकर कौन कौन से हैं। एक तो आपको श्वास देखने के लिए मिलता है, एक आपको स्टार देखने के लिए मिलता है, एक आपको जो सफल है वो देखने के लिए मिलेगा। ग्रीन क्रैकर्स के द्वारा बेसिकली पोल्यूशन है उसको भी रिड्यूस करने में हेल्प मिला है। इसके इसके पर्सपेक्टिव से जो एयर को पोल्यूट करने वाले जो यहाँ पे एलिमेंट्स हैं उनका भी जो आउटब्रेक, उनका भी जो बेसिकली रिलीज है वो कम से कम आपको देखने के लिए मिलेगा इस श्वास, स्टार और सफल नाम के जो ग्रीन क्रैकर्स हैं उनके द्वारा। आपको ये जो 3 वर्ड हैं वो दे दिए जाएंगे, क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बेसिकली ये क्या है, श्वास, स्टार और सफल क्या है, क्या कोई रेटिंग एजेंसी है, क्या कोई ग्रीन क्रैकर है, या आप देखिए किस तरीके से हिसाब से क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। CSIR के बारे में जब भी हम रीड करते हैं तो आपको यहाँ पे जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार हैं उनके बारे में भी पता होना चाहिए। हमारे यंग साइंटिस्ट को जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार हैं वो दिए जाते थे हमारी गवर्नमेंट के द्वारा। साइंटिफिक सेक्टर के जो अवार्ड्स हैं उनको ये स्टूडेंट्स रेशनलाइज किया गया है। रेशनलाइज किस तरीके से किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा अवार्ड्स को बेसिकली यहाँ पे रिफॉर्म किया गया और 2 दिन यहाँ पे डिसाइड किए गए, उसी 2 दिन है जो साइंटिफिक अवार्ड्स हैं वो दिए जाएंगे। जो मॉनेटरी सपोर्ट आपको देखने के लिए मिलता है उसके रिगार्डिंग में भी रिवाइवल है वो किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, उसके रिगार्डिंग में भी कुछ चेंजेस हैं वो किए गए हैं साइंटिफिक अवार्ड्स के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट आप देखिए कि NGT के द्वारा एक ऑर्डर है वो इश्यू किया गया आसाम गवर्नमेंट के जो बेसिकली चीफ सेक्रेटरी हैं उनके पर्सपेक्ट उनको, कि यहाँ पे जो पोलिंग बूथ है उसको कैसे सेटअप किया गया फॉरेस्ट एरिया के अंदर में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो एरिया है वहाँ पे जो स्कूल है उसका कंस्ट्रक्शन किस तरीके से किया गया, और जो वहाँ पे स्टेट का जो फॉरेस्ट कंजर्वेटर जो ऑफिसर है उनको भी बेसिकली यहाँ पे जवाब है वो मांगा गया है कि किस तरीके से ये जो सेटअप है वो देखने के लिए मिला है। बेसिकली आप देखिए कि जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है 1980 का उसके वायलेशन के रूप से ऑब्जर्व किया गया है यहाँ पे NGT के द्वारा। NGT को कब इस्टेब्लिश किया गया था स्टूडेंट, 2010 के अंदर में प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के रूप से वर्क किया करता है। और इसका जो हेड है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे स्टूडेंट्स कि हमारे यहाँ पे जो डोमेन एक्सपर्ट लोग हैं वो भी आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलेंगे। जुडिशियल पर्सन्स हैं उनको यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है। हमारा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके थ्रू वो इसके अंडर में आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा इसके ज्यूरिसडिक्शन के अंदर में। पर आप देखिए कि जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है 2006 का वो भी आपको यहाँ पे NGT का अंडर में नहीं देखने के लिए मिलता है। नेचुरल जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है उसके अंडर में ये वर्क किया करते हैं। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के पर्सपेक्टिव से हमने यहाँ पे रीड किया। आप देखिए कि यहाँ पे सोनाई रुपाई नाम का एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इसके अलावा 4 द्वार नाम का जो आपको रिजर्व फॉरेस्ट है वो भी देखने के लिए मिलता है। उसके अंदर में इस तरीके का जो कंस्ट्रक्शन है वो देखने के लिए मिला आसाम के अंदर में, उसी के रिगार्डिंग में जवाब मांगा गया है NGT के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे प्रोटेक्टेड एरिया में इस तरीके का जो डेवलपमेंट है वो नहीं होना चाहिए। टी गार्डन है उसका भी डेवलपमेंट देखने के लिए मिला है। स्कूल का जो डेवलपमेंट है वो भी देखने के लिए मिला है प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर में। आसाम के बारे में जब भी डिस्कस किया जाता है, आसाम के आपको यहाँ पे जो बेसिकली नेशनल पार्क है उनको पता होना चाहिए। 7 नेशनल पार्क आपको देखने के लिए मिलते हैं। रायमोना नाम का नेशनल पार्क है जो वेस्टर्न पार्ट के अंदर सिचुएटेड है। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा मानस है जो कि भूटान के साथ अपना एरिया है वो शेयर करता है। तो स्टूडेंट्स मानस के बाद में आपको यहाँ पे जो नामेरी नाम का जो नेशनल पार्क है, नामेरी नाम का जो नेशनल पार्क है वो भी देखने के लिए मिलेगा। काजीरंगा नाम का जो नेशनल पार्क है वो भी देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा आप देखिए कि ओरांग है और ईस्टर्न पार्ट के अंदर आपको दिहिंग पटकाई और डिब्रू सिकोवा नाम का जो नेशनल पार्क है वो ईस्टर्न पार्ट के अंदर में आसाम के अंदर देखने के लिए मिलता है। आप देखिए ये जो है ये बेसिकली ब्रह्मपुत्रा रिवर है। आसाम का जो वेस्टर्न पार्ट है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, यहाँ पे दोवार का जो रीजन है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। जो दोवार का जो रीजन है वो यहाँ पे सिचुएटेड है। आप देखिए कि जो वेस्ट बंगाल का जो नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ पे भी दोवार का जो रीजन है वो सिचुएटेड है, जहाँ पे टी का जो प्लांटेशन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट्स नीलगिरी का जो रीजन है, वेस्टर्न घाट का जो सदर्न एक्सटेंशन है वहाँ पे नीलगिरी का जो रीजन सिचुएटेड है। कोडाई कनाल नाम का एक हिल स्टेशन आपको देखने के लिए मिलता है। कहाँ पे है कोडाई कनाल, आप देखिए कि तमिलनाडु के अंदर ये सिचुएटेड है। तो वहाँ पे जो टूरिस्ट है उनको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, क्योंकि हिल स्टेशंस के ऊपर में ज़्यादा आपको जो पॉपुलेशन का जो प्रेशर है वो ना देखने के लिए मिले, उसी के रिगार्डिंग में ई पासेज उनको स्टार्ट किया गया है कोडाई कनाल के रिगार्डिंग और नीलगिरी के वहाँ पे। अभी रिसेंटली आप देखिए कि 125 ईयर्स है उनको भी सेलिब्रेट किया गया था कि वहाँ पे कोडाई कनाल के अंदर में आपको बेसिकली एक सोलार का जो ऑब्जर्वेटरी है वो देखने के लिए मिलता है। एक सोलार का ऑब्जर्वेटरी आप देखिए कि अभी हमने अरावली के बारे में डिस्कस किया है, तो राजस्थान के अंदर जो गुरु शिखर का जो एरिया है जहाँ पे हाईएस्ट पीक अरावली का 722 जो मीटर का हाइट है वो देखने के लिए मिलता है उस पीक का।
गुरु शिखर का जो रीजन है वहाँ पे भी माउंट आबू की वहाँ पे भी आप देखिए कि एक सोलार का जो ऑब्जर्वेटरी है वो सिचुएटेड है। यहाँ पे भी जो सोलार का ऑब्जर्वेटरी है वो सिचुएटेड है। पॉपुलेशन को कंट्रोल के लिए, टूरिस्ट को कंट्रोल के लिए ई पासेज उनको स्टार्ट किया गया है कोडाई कनाल और नीलगिरी के वहाँ पे। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखिए कि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के द्वारा एक हिली एरिया है उसके ऊपर क्लेम किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केस है वो पेंडिंग है कि किस स्टेट के अंडर में ये जो एरिया है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो स्टूडेंट्स बेसिकली ये कोटिया नाम का एक विलेज है जो कि आपको ट्राइबल विलेज देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे कोटिया विलेज के ऊपर में उड़ीसा का जो कोरापुट डिस्ट्रिक्ट है उसके द्वारा भी अपना जो ज्यूरिसडिक्शन के अंदर इसको बताया करते हैं। आंध्र प्रदेश का भी एक आपको जो डिस्ट्रिक्ट है वो देखने के लिए मिलता है जिसको कि हम पार्वतीपुरम मन्यम नाम के नाम से जानते हैं। तो वहाँ पे देखिए कि उसके द्वारा भी अपने ज्यूरिसडिक्शन के अंदर इसको बताया गया है। तो इन पर्सन्स के द्वारा जो दो वोटर आईडी दिखाया गया है उसका मीनिंग यही है कि इनके द्वारा 2 टाइम्स जो वोटिंग का जो प्रोसेस है उसको कैरी किया जाएगा। मॉर्निंग के समय में इनके द्वारा उड़ीसा का जो पोलिंग बूथ वहाँ पे लगा है उसके रिगार्डिंग में वोटिंग आपको देखने के लिए मिलेगा। आफ्टरनून के समय में ये बोलते हैं कि इनके द्वारा जो यहाँ पे आंध्र प्रदेश के रिगार्डिंग में जो वोटिंग का जो प्रोसेस है उसको कैरी किया जाएगा। तो एक जो टेरिटोरियल एरिया है जो बेसिकली 2 स्टेट्स के द्वारा क्लेम किया गया है कि वो उनके अंडर में है, तो उसके रिगार्डिंग में इसको यहाँ पे डिस्कस किया गया है। ऑलरेडी ये जो कोटिया विलेज है इसके बारे में एक बार और द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर मेंशन किया गया था स्टूडेंट, ज्यूरिसडिक्शन के ही पर्सपेक्टिव से। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केस है वो पेंडिंग है। क्या इंडिया के अंदर में और भी कोई दूसरे एरिया हैं जहाँ पे 2 स्टेट्स के द्वारा जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट है वो आपको देखने के लिए मिलता है? स्टूडेंट्स इंडिया के अंदर में जो स्टेट्स हैं उनका कोई भी टेरिटोरियल जो सोवरेनिटी है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि पार्लियामेंट का अल्टीमेट अथॉरिटी है, किसी भी स्टेट को बाइफरकेट किया जा सकता है, किसी भी स्टेट का जो एरिया है उसको दूसरे स्टेट के अंदर ऐड किया जाता है, फिर भी आपको कुछ टेरिटोरियल जो डिस्प्यूट है वो देखने के लिए मिलते हैं। जैसे देखिए कि राजस्थान और गुजरात का एक मानगढ़ हिल्स का एरिया है, मानगढ़ हिल्स का एरिया है जहाँ पे गोविंद गुरु हुआ करते थे। संप सभा उनके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था 1883 के समय में। हमारे जो दयानंद सरस्वती जी हैं उनके आइडियाज़ से वो इंस्पायर हुआ करते थे। 1913 के समय वहाँ पे एक मैसेकरे है वो देखने के लिए मिलता है, मीन्स ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के द्वारा काफ़ी सारे ट्राइबल पर्सनस को मार दिया गया था। तो मानगढ़ का जो एरिया है उसके रिगार्डिंग में आपको गुजरात और राजस्थान का जो क्लेम है वो देखने के लिए मिलता है। परमाणु का एक एरिया है जो हिमाचल प्रदेश और हरियाणा का जो क्लेम है जो डिस्प्यूट है वो देखने के लिए मिलता है। कनिका आइलैंड है उड़ीसा और वेस्ट बंगाल की रिगार्डिंग में। और भी काफ़ी सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे क्लेम है वो किया जाता है कि ये हमारे अंडर में है। और आप देखिए कि ऐसा ही एक क्लेम के रिगार्डिंग में आसाम और मेघालय का वहाँ पे एक डिस्प्यूट है वो भी देखने के लिए मिला था 2021 के समय में, कि वहाँ पे कुछ क्लेम किया गया टेरिटोरियल एरियाज़ के रिगार्डिंग में। वहाँ पे जो डिस्प्यूट्स है, जो सिक्योरिटी फोर्सेज का जो डिस्प्यूट्स है वो देखने के लिए मिला। स्टूडेंट्स हमारे जो रविंद्रनाथ टैगोर साहब हैं उनका बर्थ एनिवर्सरी था, तो बर्थ एनिवर्सरी को बेसिकली यहाँ पे एक म्यूजिकल शो के थ्रू याद किया गया है। उनका जो एक पोएम है बिजोया नाम का जो पोएम है उसका भी यहाँ पे जो शो है वो देखने के लिए मिला। अर्जेंटीना के लिए विजिट के लिए गए थे तो उसके भी 100 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं, तो उसको भी यहाँ पे बताया गया है। एग्जाम के पर्पज से क्या इंपॉर्टेंट है, हमारा जो नेशनल एंथम है जनगण मन वो इनके द्वारा लिखा गया था। जनगण मन आपको बंगाली के अंदर देखने के लिए मिलता है। आंध्र प्रदेश का एक विलेज है जहाँ पे इनके द्वारा बंगाली से उसको इंग्लिश के अंदर में ट्रांसलेट किया गया। आप देखिए वो विलेज कौन सा है। 2022 का जो प्रीलिम्स का पेपर जब हम रीड करते हैं तो उस विलेज के बारे में उस पेपर के अंदर में क्वेश्चन पूछ लिया गया था। उस समय वो न्यूज़ के अंदर भी था स्टूडेंट, 21 या 22 के पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। तो विलेज के बारे में कल परसों भी हमने रीड किया था, आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, आपका होमवर्क है। नेक्स्ट आप देखिए कि रविंद्रनाथ टैगोर साहब है 1913 के समय में इनको गीतांजलि का जो इनका राइटिंग है उसके पर्सपेक्टिव से इनको नोबल सेक्टर के अंदर जो लिटरेचर है वो मिलता है। फर्स्ट नॉन यूरोपियन है जिनको लिटरेचर के अंदर जो नोबल है वो आपको देखने के लिए मिलता है। फर्स्ट इंडियन है जिनको नोबल मिला। उसके बाद में आपको साइंस के सेक्टर के अंदर नोबल्स हैं वो देखने के लिए मिलेगा। इनके द्वारा एक शांति निकेतन नाम का टाउनशिप जो इस्टेब्लिश किया गया था बीरभूम डिस्ट्रिक्ट के अंदर में वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के द्वारा। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के द्वारा उसको बेसिकली एक हेरिटेज साइट के रूप से रिकॉग्नाइज किया गया है। तो इंडिया के अंदर में प्रेजेंटली कितनी साइट्स हैं, 42। अर्लियर 40 हुआ करती थी। आप देखिए कि 2 साइट्स कौन सी इंक्रीज हुई हैं। एक तो आपको शांति निकेतन देखने के लिए मिलता है जो इनका एक वहाँ पे जो टाउनशिप है, जो एक एरिया टाउनशिप का एरिया आपको देखने के लिए मिलेगा। और आप देखिए कि टाउनशिप बेसिकली आप देखिए अर्बन का जो प्लानिंग के अंडर भी आपको देखने के लिए मिलेगा, वो उस तरीके का टाउनशिप नहीं है, मीन्स एक कॉलोनी टाइप इनके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया वहाँ पे जो शांति निकेतन है।
अर्लियर फेज के अंदर वो आश्रम हुआ करता था। इनके जो फादर हैं देवेंद्र नाथ टैगोर, उनका जो आश्रम हुआ करता था उनको कि हम महर्षि के नाम से भी जानते हैं, जिनके द्वारा तत्वबोधिनी पत्रिका है, ब्रह्म समाज के वो पार्ट रहे हैं, वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो आप देखिए कि उनके द्वारा आश्रम से स्टार्ट किया गया, इनके द्वारा उसको टाउनशिप बना दिया गया 1901 के समय में, और वहीं पे इनके द्वारा 1921 के समय विश्व भारती नाम की यूनिवर्सिटी है उसको भी सेटअप किया गया था। तो एजुकेशन के अंदर इनका कंट्रीब्यूशन है, वो इंडिया का जो फ्रीडम मूवमेंट है उसके अंदर इनका कंट्रीब्यूशन है। नाइटहुड इनके द्वारा रिटर्न कर दिया गया था जलियांवाला बाग का जो मैसेकर है उसके बाद में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने 41 के बारे में रीड किया। 42 आप देखिए कि हमारे यहाँ पे सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में होयसाल नाम का एम्पायर हुआ करता है, होयसाला नाम का एम्पायर हुआ करता है। उनके जो टेम्पल्स हैं उनको भी यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के द्वारा एज ए आप देखिए कि हेरिटेज साइट है उसके रूप से रिकॉग्नाइज किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखिए कि हमारा जो मोन्यूमेंट्स हैं उनके प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन के रिगार्डिंग में एक ड्रामा है या आप देखिए एग्जीबिशन है वो देखने के लिए मिलेगा, उसको यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो आपको बेसिकली हमारा एक डीपीएसपी है उसके बारे में पता होना चाहिए। आपके लिए यहाँ पे एक होमवर्क है कि हमारे किस डीपीएसपी के अंदर में किस आर्टिकल के अंदर ये बताया गया है कि हमारे जो एंशियंट मोन्यूमेंट्स हैं, जो नेचुरल साइट्स हैं, उनको प्रिजर्व करना है, उनको कंजर्व करना है, जो कल्चर के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, नेचर के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। तो ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, ये आपका होमवर्क है। स्टूडेंट्स बार बार आप पार्टिसिपेट करोगे डिस्कशन के अंदर में, बार बार आप जब आर्टिकल्स को गो थ्रू करोगे तो आपको ये जो चीज़ें हैं वो याद रह पाएंगी। एक काफ़ी ईजी वे में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के द्वारा काफ़ी बार बोल दिया जाता है कि आप यहाँ पे डायरेक्टली बता दीजिए, बट क्या आप उसको रिटेन रख पाओगे स्टूडेंट्स? अगर आपने यहाँ पे मैंने बता दिया आर्टिकल ये है जिसके अंदर में कंजर्व करने के बारे में बात किया गया है, कंपोजिट कल्चर को हमें प्रिजर्व करना है, वो फंडामेंटल ड्यूटी आपको देखने के लिए मिलता है। तो आप देखिए कि लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर अगर आपको याद करना है तो पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कीजिए, बुक्स को ओपन कीजिए, गूगल कीजिए, उसको कहीं ना कहीं लिखिए जिससे कि आपको लॉन्ग टर्म बेसिस पे याद हो सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें साइबर सिक्योरिटी के बारे में है, यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पर्सपेक्टिव से साइबर सिक्योरिटी को डिस्कस किया गया है। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये बताया गया कि जो जनरेटिव काइंड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखने के लिए मिला है, जिसके थ्रू आप देखिए कि चैट जीपीटी का कॉन्सेप्ट और भी काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका एक केस देखने के लिए मिला था यूएसए के अंदर में। यूएसए के अंदर केस क्या देखने के लिए मिला कि एक पर्सन को कॉल किया गया कि हम पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं, आपका जो डॉटर है या आप किडनैपर्स हैं, आपकी जो डॉटर है उसको किडनैप कर लिया गया है। इंडिया के अंदर भी आपको ये ऐसे केसेस हैं जो प्रेजेंट समय में देखने के लिए मिलते हैं। तो आप देखिए कि उनको किडनैप कर लिया गया है, आप इतना जो पैसा है वो सेंड कर दीजिए, या हम इंडिया के अंदर में आपको पुलिस स्टेशन के रिगार्डिंग में देखने के लिए मिलेगा कि इतना जो क्राइम है वो कर दिया गया है इनके द्वारा, आप इस नंबर के ऊपर जो पैसे है वो सेंड कर दीजिए। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो मिसयूज है वो देखने के लिए मिला है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो मिसयूज है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मिसयूज होने की वजह से साइबर रिस्क का जो खतरा है वो इंक्रीज हुआ है। सेफ्टी के जो इश्यूज हैं वो रेज किए गए हैं प्रेजेंट समय के अंदर में। हो सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो जनरेटिव काइंड ऑफ एआई है जिसके थ्रू यहाँ पे जो ग्लोबल जीडीपी है उसको यहाँ पे 7 जो ट्रिलियन जो डॉलर्स हैं वो 7 ट्रिलियन डॉलर से लेकर 10 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास जो बूस्ट है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। बट इसका कुछ सेफ्टी भी होना चाहिए, साइबर सिक्योरिटी। स्टूडेंट्स इसी के रिगार्डिंग में एआई का एक समिट आपको देखने के लिए मिलता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट है वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था स्टूडेंट्स? आप देखिए कि ब्रिटेन के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था, काफ़ी सारे जो कंट्रीज हैं उनके द्वारा इसको रिकॉग्नाइज भी किया गया है। अगर हम इस समिट के बारे में डिस्कस करें स्टूडेंट्स, आपको बेलेचली नाम का जो समिट है वो देखने के लिए मिलता है, जिसका बेलेचली डिक्लेरेशन एग्जिस्टेंस के अंदर में आता है। एआई का जो सेफ्टी समिट है उसके बारे में कोची के बारे में डिस्कस किया गया है कि हमारा केरल के वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो राइज हुआ है, हीट वेव का कंडीशन हुआ है। हीट वेव के बारे में जब भी रीड किया जाता है तो आपको टेम्परेचर पता होना चाहिए। हिली एरिया के अंदर में अगर 30 डिग्री टेम्परेचर पहुंचता है तो हीट वेव का कंडीशन डेवलप हो चुका है। 40 डिग्री अगर आपको प्लेन एरिया के अंदर देखने के लिए मिलेगा तो आप देखिए कि हीट वेव का कंडीशन डेवलप हो चुका है। 37 अगर आपको कोस्टल टेम्परेचर कोस्टल एरिया के अंदर देखने के लिए मिलेगा, मीन्स हीट वेव का जो कंडीशन है वो डेवलप हो चुका है।
इसके साथ में कुछ क्राइटेरिया हैं कि लोकल कुछ जो टेम्परेचर है वो सडनली कितना इंक्रीज करता है 4 to 6 डिग्री, ऐसा भी कुछ क्राइटेरिया है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। आईएमडी के द्वारा बताया गया है कि लास्ट 200 ईयर्स के अंदर में केरल के अंदर में सेकंड हाईएस्ट जो टेम्परेचर है वो देखने के लिए मिला। पेरियार नाम का जो रिवर है जो आप देखिए कि कोची के आउटस्कर्ट से फ्लो किया करता है, तो वहाँ पे जो लोग हैं इस बेसिकली इस स्ट्रीम के अंदर में बैठे हुए हैं हीट को बीट करने के रिगार्डिंग में, टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से वहाँ पे विजिट किए होंगे, तो उनका जो विजिट है उसको यहाँ पे बताया गया है। इंडिया और मालदीव के जो रिलेशंस है उसके बारे में डिस्कस किया गया है कि इंडिया और मालदीव के जो रिलेशंस है वो यहाँ पे म्यूचुअल इंटरेस्ट है, जो रेसिप्रोकल सेंसिटिविटी है उसके ऊपर डिपेंड आपको देखने के लिए मिलते हैं। इंडिया और मालदीव के जो मिनिस्टर हैं इंडिया के विजिट के लिए आए थे, जब हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है उनके द्वारा ये डिस्कशन किया गया है। अफगानिस्तान के जो डिप्लोमेट है उनको बेसिकली यहाँ पे सस्पेंड किया गया। आप देखिए कि इंडिया के द्वारा जो तालिबान का जो गवर्नमेंट है उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। काफ़ी सारी गवर्नमेंट्स के द्वारा तालिबान का जो गवर्नमेंट है उसको रिकॉग्नाइज किया गया, तो तालिबान के द्वारा अपने जो डिप्लोमेट्स हैं, अपने जो पर्सन्स हैं उनको इंस्टॉल किया गया है। यहाँ पे जो डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं, जो यहाँ पे आपको एम्बेसी जो देखने के लिए मिलती हैं। आप देखिए कि तालिबान पावर के अंदर में आया है, इंडिया के द्वारा उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, बट अभी रिसेंटली तालिबान के द्वारा अफगानिस्तान की जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं जिनके द्वारा माइग्रेशन किया गया, उनकी प्रॉपर्टीज़ के रिस्टोरेशन के बारे में डिस्कस किया गया था, तो इंडिया के द्वारा उसको एंडोर्स किया गया उस स्टेप को कि माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ है उनको उनका राइट्स है वो प्रोवाइड किया जाएगा। अभी जो अफगानिस्तान के जो डिप्लोमेट है उनको बेसिकली एक केस के अंदर पकड़ा गया है, तो यहाँ पे बेसिकली देखने का मीनिंग ये है कि तालिबान के द्वारा अपना जो नॉमिनी है उसको इंस्टॉल करने का कोशिश किया गया। डिप्लोमेट्स के बारे में जब भी डिस्कस किया जाता है आपको एक कन्वेंशन के बारे में पता होना चाहिए। वियना कन्वेंशन है जो डिप्लोमेटिक पर्सन्स को किसी भी केस के अंदर अगर वो पकड़े जाते हैं, कोई भी वहाँ पे उनके द्वारा इंसिडेंट को कैरी आउट किया गया है, तो आप देखिए उनके द्वारा फिर इम्यूनिटी आपको देखने के लिए मिलेगा। उनको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी हुआ करता है वियना कन्वेंशन के थ्रू में। कनाडा के द्वारा जो एलिगेशंस लगाए गए थे कि इंडिया के द्वारा यहाँ पे असैसिनेशन किया गया है किसी पर्सन का, तो आप देखिए कि इंडियन अथॉरिटीज़ के द्वारा कहा गया है कि कनाडा के द्वारा कोई भी कम्युनिकेशन है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलता है, कोई भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन है उनके द्वारा कोई एविडेंस है वो भी नहीं शेयर किए गए। आप देखिए कि जब भी हम यहाँ पे रीड करते हैं इन केसेस के बारे में, तो आपको एक अलायंस देखने के लिए मिलेगा जिसको कि 5 आइज अलायंस के नाम से जानते हैं। 5 आइज अलायंस क्या है? वर्ल्ड वॉर सेकंड के समय में यूएसए एंड यूके के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। बाद में 3 कंट्रीज का आपको ऐड है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। यूएसए एंड यूके के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था इंटेलिजेंस को शेयरिंग के रिगार्डिंग में। बाद में आप देखिए कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड नाम के जो कंट्रीज हैं वो भी आपको देखने के लिए मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, और आप देखिए कि कनाडा के द्वारा भी इसको ज्वाइन किया गया। इंटेलिजेंस जो इन्फॉर्मेशन है उसको शेयर किया जाता है इन 5 कंट्रीज के द्वारा इस 5 आइज अलायंस के थ्रू में। नेक्स्ट अगर हम बात करें पीडीपी के एक इलेक्शन के जो कैंडिडेट्स हैं उनको बेसिकली इलेक्शन कमीशन का नोटिस आया है, तो आपके द्वारा कोई भी ऐसी एक्टिविटी कैरी की जाएगी इलेक्शन के दौरान में, अगर आप कैंडिडेट हो जिससे कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हो, तो आपको इलेक्शन कमीशन का जो नोटिस है या लोकल लेवल के ऊपर जो इलेक्शन कमीशन के जो ऑफिसर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर के जो ऑफिसर हैं उनके थ्रू आपको नोटिस है वो देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट आप देखिए कि इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है पीएम के परस्पेक्टिव से एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आप देखिए कि इंडिपेंडेंट बॉडी है जो पीएम को एडवाइस किया करती है किसके रिगार्डिंग में, हाँ इकोनॉमिक जो सेक्टर है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इन्फ्लेशन है, उसके रिगार्डिंग में इसका जो एडवाइस है वो पीएम को आपको देखने के लिए मिलेगा इस कमेटी के थ्रू में। इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये भी आपको पता होना चाहिए। पद्म विभूषण अवार्ड्स हैं वो देखने के लिए मिले हैं, जिन पर्सनस को अवार्ड्स यहाँ पे अनाउंस किया गया था उनको आप देखिए कि अवार्ड्स हैं वो दिए गए हैं। पद्मा अवार्ड कितने दिए जा सकते हैं स्टूडेंट्स? एक ईयर के अंदर में 120 आपको मैक्सिमम अवार्ड हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। भारत रत्न कितना दिया जा सकता है? 3 दिए जा सकते हैं। क्या इसका कभी लिमिट है उसको क्रॉस किया गया है? तो एक बार 1999 के समय आपको जो क्रॉस है वो देखने के लिए मिलता है, और लास्ट टाइम आप देखिए कि 2024 के समय भी यहाँ पे मोर देन 3 पर्सन्स को जो भारत रत्न अवार्ड है वो दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें ट्रंप और बाइडेन के बारे में है, इलेक्शन कैंपेन के दौरान में उनके जो यूएसए के जो जिस तरीके से एक्टिविटीज़ है मिडिल ईस्ट के अंदर में इजराइल और हमास का जो कन्फ्लिक्ट है उसके रिगार्डिंग में, तो उसी का डिस्कशन वहाँ पे इलेक्शंस के अंदर भी देखने के लिए मिला है। यूके का एक गर्ल है जो बेसिकली यहाँ पे उसका हियरिंग का प्रॉब्लम हुआ करता था जन्म के समय में, तो जीन थेरेपी के थ्रू उसका जो हियरिंग का जो प्रॉब्लम है उसको रिजोल्व किया गया है। चाइना और हंगरी के द्वारा आप देखिए कि उनके द्वारा रिलेशंस है उनको यहाँ पे कोलैबोरेटिव रिलेशंस को डेवलप किया गया है, कुछ जो एग्रीमेंट्स है वो साइन किए गए हैं।
स्टूडेंट्स एग्जाम के पर्पज से नहीं है, ये जीन थेरेपी के बारे में डिस्कस किया गया है यहाँ पे। आप देखिए नेक्स्ट इज न्यूज इज रिगार्डिंग द सेनेगल के पर्सपेक्टिव से है। सेनेगल कहाँ है? वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका के वहाँ पे सिचुएटेड है। सपोज कीजिए अफ्रीका का है, यहाँ पे आपको सेनेगल देखने के लिए मिलेगा। और जो सेनेगल अगर सिचुएटेड है स्टूडेंट, सेनेगल अगर सिचुएटेड है तो आप देखिए उसका जो मिडिल पार्ट है वहाँ पे आपको गैम्बिया नाम का जो कंट्री है वो देखने के लिए मिलेगा। गैम्बिया नाम का जो कंट्री है इसके कंप्लीटली इनसाइड आपको सिचुएटेड देखने के लिए मिलता है, बट लैंडलॉक नहीं है वो कंट्री। जैसे अफ्रीका के अंदर में आप देखिए कि लिसोतो नाम का जो कंट्री है, साउथ अफ्रीका के अंदर में एक लिसोतो है, एक स्वाजीलैंड है, दो कंट्री आपको देखने के लिए मिलेंगे जो कंप्लीटली साउथ अफ्रीका का जो टेरिटरी है उसी के अंदर सिचुएटेड है। एक विक्ट्री डे का सेलिब्रेशन आपको देखने के लिए मिलता है। 9 मई का जो डे है वो रसिया के अंदर में क्यों यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया था? जो जर्मनी को वर्ल्ड वॉर सेकंड के समय डिफीट के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है रसिया के द्वारा। तो उस समय में उनके न्यूक्लियर जो फोर्स है उसके पर्सपेक्टिव से वहाँ के पॉलिटिकल लीडर के द्वारा डिस्कस किया गया है। यूएस के द्वारा कहा गया कि अगर रफा के ऊपर अटैक किया जाएगा, किसके द्वारा अटैक किया जाएगा? इजराइल के द्वारा, तो उनके द्वारा किसी भी तरीके के जो वेपन्स हैं उनको नहीं सप्लाई किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप देखिए रफा कहाँ है? गाजा स्ट्रिप का जो सदर्न पार्ट है वहाँ पे रफा आपको देखने के लिए मिलता है। रफा बॉर्डर को इजराइल का जो फोर्सेज है उनके द्वारा कंट्रोल नहीं किया जाता था। एकमात्र बॉर्डर एरिया है जिसको कंट्रोल नहीं किया जाता था गाजा स्ट्रिप के पर्सपेक्टिव से। बट अभी रिसेंटली वहाँ पे जो फोर्स है उसको सेंड किया गया है। गाजा स्ट्रिप के अंदर 90% पॉपुलेशन है उसका, मोर देन 90% पॉपुलेशन है उसका डिस्प्लेसमेंट आपको देखने के लिए मिलता है। 34,000 जो पर्सन है इस अटैक एंड काउंटर अटैक की सिचुएशन के अंदर उनका डेथ हुआ है गाजा स्ट्रिप के अंदर में। काफ़ी सारे जो पर्सन उनका कैजुअलिटीज़ हैं, कुछ इम्पैक्ट है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो दिस इज ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिला हो उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।